की अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां जनगणना पर जुबानी जंग जारी है। तो तुम्हारे परदादा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जनगणना रुकवाई थी, इसलिए ये पाप तुम्हारे सिर पर है। ये बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित लोधा छत्री समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनके बयान से एक बार फिर जनगणना के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी समेत मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता बार बार सार्वजनिक मंचों से जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या वाकई कांग्रेस नेहरू और राजीव गांधी के विचारों के विपरीत जातिगत जनगणना चाहती है, या फिर एक किसी सियासी स्टंट से कुछ भी ज्यादा नहीं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जाति जनगणना पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के दिग्गज नेता जनगणना पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनगणना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग झूठ बोलकर अपनी ही प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता कि वे किस मकसद से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे ओबीसी समाज के हक की बात करते हैं, लेकिन उनके ही पूर्वज पंडित नेहरू ने जनगणना को रोका था, जिससे ओबीसी समाज को नुकसान हुआ। वो ऐसा झूठ बोलते कि पता ही नहीं चलता क्यों बोलते हैं, गाय के लिए बोलते, उनको खुद को मालूम नहीं। आप बताओ, कहते ओबीसी समाज के लिए हम कर रहे काम। अरे भैया, तुम्हारे परदादा नेहरू जी ने जनगणना रुकवाई थी, दूसरों को कहां दोष दे रहे हो? ये पाप तुम्हारे सिर पे है। वही डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस सीएम के बयान के बाद एक बार फिर आक्रामक है और बीजेपी के मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वही विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रहे हैं। हम संकल्प लेते हैं इस बात का कि हम अच्छे और सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में घर घर जाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता जातिगत जनगणना करेगा। बहरहाल ये पहली दफा नहीं है जब जनगणना को लेकर बयानबाजी हुई हो। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जमकर जुबानी जंग हो चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनगणना को लेकर शुरू हुई सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, शहरयार खान जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अजय त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार जी, आपसे सवाल इस बात का है कि अगर सीएम ने कहा है, आप भी जानते हैं 1941 तक 1941 तक जाति जनगणना के आधार पर ही जनगणना होती रही है। फिर उसके बाद 1951 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी थे, मुख्य प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से जाति जनगणना रुक गई, केवल एससी और एसटी की जनगणना शुरू हुई। 2011 में आखिरी बार हुई, तो भी जो भी सांसदों के दबाव के चलते, राहुल गांधी जी सर्वे सर्वा थे, ठीक है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जनगणना हुई, जाति आधार पर हुई, लेकिन आंकड़े बाहर नहीं लाए गए। अब इसमें आप किसको दोष देंगे? आप क्यों कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी सरकार में या नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना कराएं? आपके समय रोकी गई, उन्होंने कहा आपके परदादा यानी नेहरू जी वाकई में परदादा जो भी है, जाति जनगणना उन्होंने रोकी। 2011 में आप सर्वे सर्वा थे, आपकी सरकार थी, आपने सार्वजनिक नहीं किया। अब ये मुद्दा कहां से आ गया? शहरयार जी। की सरकार झूठ बोलने में बरहस्त है। वो इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे आज की पीढ़ी के सामने जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो देश के सामने छुपा नहीं। देश को ये चरित्र भाजपा को बहुत अच्छे से, जब पहली बार देश में, मैं पीछे से आता हूँ आजादी से पहले, पहली बार जब देश में 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा जो जनगणना कराई गई थी, उसके बाद समकालीन 1881 में कराई गई। उसके बाद पहली जाति जनगणना देश में 1931 में हुई जी। देश आजाद हुआ 47 में, उसके बाद जाति जनगणना नहीं, जनगणना हुई थी 1951 में।
उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक को आंकड़ा रखा गया। अब उसके बाद ये निरंतर चलता रहा, 71 हो 81 हो। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके पहले जातीय जनगणना होती रही, लेकिन उसके बाद 51 से रुक गई। तो उस समय कौन था सर में, कौन था देश का प्रधानमंत्री? रुकी नहीं सर, यही तो भाजपा भ्रम फैला रही है। जाति जनगणना में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक को उसमें उस टाइम के जो व्यवस्था थी उसमें उस जनगणना को लिया गया और उसके बाद से निरंतर वही व्यवस्था चली आई। जब 2011 में यूपीए की मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना कराई और कॉस्ट सेंसस कराया और उसको इकट्ठा करके व्यवस्थित करने में जो समय 2-2.5 साल का लगा, उसके बाद हमारी सरकार अनफॉर्चुनेटली 2014 में मई में चली गई। तो अब ये त्रिपाठी जी, ये भाजपा के नेताओं से और प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? 2014 से 2025 में अपन बैठे हुए हैं। 2021 में जो प्रस्तावित जनगणना थी वो कोरोना की वजह से टल गई, लेकिन कोरोना गए हुए भी अब लगभग 3 साल हो रहे हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं जाग रही, क्यों नहीं जाति जनगणना जो आप मनमोहन सरकार के आंकड़े को क्यों नहीं आपने जारी करा? वो किसी ने रोका था क्या? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई शहरयार जी? आपकी ही सरकारों ने रोकी। 60 साल बाद, चलिए मान लीजिए 2011 में आपने किया, 60 साल बाद फिर जाति जनगणना क्यों कराने की जरूरत पड़ गई? देखिए, देश के विकास के लिए वो दबे कुचले जाति हैं जो लगभग आज देश में 6743 है, उनको मेन धारा में कैसे विकास करके उनको लाया जाए। जो 2011 की जाति जनगणना के ही आंकड़े हैं उसी के हिसाब से ये कुटीर और वो दिए जा रहा है। ये सब तो भाजपा की सरकार ने उस चीज को इंडोर्स करा है। तो अगर किसी समाज की जनसंख्या किसी वजह से अभी तक काउंट नहीं हुई और उनका विकास पिछड़ा हुआ है, उनको मुख्य धारा में व्यवस्थित कर उनके हिसाब से पूरा प्लानिंग करके उनको विकास की धारा से जोड़ के देश के विकास की राह पे ले जाना कोई गुनाह है? त्रिपाठी जी, यही तो भाजपा का दर्द है। अगर वो समाज जग गया जिसके कंधों पे बैठ के ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उनके विकास की आज हालत जो है वो उससे ये मुंह मोड़ रहे हैं, तो दर्द किसको हो रहा है? जो चोरी कर रहा है उनके हक की। हमारा मध्य प्रदेश इसी का अभी हालिया उदाहरण है। 28 जनवरी का हाई कोर्ट का आदेश, ओबीसी का आरक्षण को रोकने का काम किसने करा? शिवराज सरकार ने अपने ही संबंधित एक एनजीओ यूथ फॉर इक्विटी से वो जनहित याचिका लगवाई और उसके आड़ में जो उच्चतम न्यायालय ने जो 5 विषयों पे वो उसको रोक का इनको फायदा दिया। चलिए शहरयार जी, इस पर हम उत्तर पहले उनसे ले लेते हैं। आप ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा 14-27% के मुद्दे पे हम अभी बात कर लेंगे। प्रियंका जी, जैसा ही कह रहे हैं कि 2011 में इन्होंने कराई, उसको व्यवस्थित करने में टाइम लग गया 3 साल और उसके बाद आपकी सरकार बन गई। मैंने उनसे, आपने भी सुना होगा, मैंने सवाल किया कि 60 साल बाद इसकी क्या जरूरत पड़ गई। उन्होंने यही सब उत्तर दिया कि दबे कुचले लोगों का हक बीजेपी सरकार मार रही है, यानी बीजेपी वाले मार रहे हैं। अब अगर ये एक मुद्दा बन रहा है अपने आप में, जाति जनगणना, और ये देश में एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका, इस आधार पे अगर जाति जनगणना करवाते हैं आप, तो इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है जी, परंतु जिनकी खुद की नियत में खोट हो, क्या जैसे हम कह सकते हैं जिनके ऊपर चोरी के मुकदमे कायम है, क्या आप उनको चौकीदार बनाएंगे? जी, कोई नहीं बनाएगा ना, व्यवहारिक नहीं लगता। क्योंकि तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खुद पार्टी। ये लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना की, मुद्दा बहुत इन्होंने ओबीसी को लेकर के बात कराई। आज हम बात करते हैं कि 14 से पहले अगर हम बात करते तो सिर्फ 2 प्रमुख सचिव में अगर हम बात करते तो सिर्फ ओबीसी से आते थे। आज 63 संख्या हो चुकी है उन सचिवों की। तो ओबीसी आरक्षण की जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, तो लोगों ने वो दिन भी देखे जब सीताराम केसरी जी के साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया गया था, जबकि वो ओबीसी वर्ग से ही आते थे। और आज खड़गे जी के साथ आप कहते जरूर हैं वैश्य समाज से आते थे, ऐसा हमको मालूम है। सीताराम केसरी जी ओबीसी से आते थे। आप पता कर लीजिए उनके साथ क्या दुर्गति की गई जी, ठीक है।
बहन जी भाई साहब आपकी तरह कुर्सी फेंक के मारना नहीं जानती, बस बात करना जानती है, इसलिए शांति से सुन लीजिए। जी मैं कुर्सी नहीं चलाना चाहती, आपने तो ओबीसी के जो पिछड़ा वर्ग के प्रमुख थे, आपने तो उनको कुर्सियों से मारा है, तो बहन जी तो सिर्फ बात ही करना जानती है। शहरयार जी मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रख दीजिएगा। अभी क्या है टीका टिप्पणी में न आपकी बात आएगी न उनकी बात आएगी। मैंने अपनी बात कह दी। प्रियंका जी ने मुझको कहा है कि अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ दुरुस्त हूँ, लेकिन मैं अभी तक 38 साल में यही माना था कि सीताराम केसरी जी वैश्य समाज से आते हैं। अब इनका नाम इतना प्यारा है शहरयार, तो दोस्तों जैसी बातें करेंगे तो अच्छा, आप तो कैसे काम चलेगा। चलिए शहरयार जी सुन लीजिए, हम आपके पास आएंगे, अभी बहुत टाइम है। जी प्रियंका जी, मैं वही कह रही हूँ ना कि जिन्होंने कुर्सियां फेंक के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के पदाधिकारी और प्रदेश अधिकारी को मारा और पीसीसी कार्यालय में, आज शहरयार जी सुन लीजिए। शहरयार जी आप अपनी पूरी बात कही, उन्होंने सुना, अब आप सुन लीजिए। आरक्षण की हमें चिंता है, तो भाई साहब मैंने नहीं, वो पूरा वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है, आपको खुद को मालूम है कि क्या हुआ था। तो कौन सा वीडियो प्रियंका जी? पीसीसी कार्यालय में जो कुर्सी लेकर के हमारे शहरयार भाई साहब दौड़े थे। चलिए वो व्यक्तिगत मुद्दे मत जाइए, जाति जनगणना पे आ जाए। मैं वही कह रही हूँ। तो इसीलिए जब सदन में पटल पर नेहरू जी ने ये भाषण दिया था कि प्रजातंत्र सिर्फ हाथों की गिनती करता है, सिर की गिनती नहीं करता, आरक्षण से योग्यता का दमन होगा, इसलिए मैं इस आरक्षण को मान्यता नहीं देता। ये पटल पे दिया गया उनका स्टेटमेंट है। इसके बाद में उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी वो भी हैं। तो आप पहले तय करिए कि आपके वरिष्ठ नेतृत्व की क्या मंशा थी और आज आपकी मंशा क्या है। आपकी मंशा परिवर्तित हुई है जब ओबीसी आरक्षण के विरोध में बोलने पर आपने उत्तर भारत के कई राज्यों को जब हारा, उसके बाद आप लोग पीछे पड़े हैं अब ओबीसी आरक्षण को लेके। परंतु जो डेमोग्राफी आपने बिहार में परिवर्तित करी, जो डेमोग्राफी परिवर्तन आपने बिना किसी सूचना के केरल में परिवर्तित किया, आपने कलकत्ता में जो डेमोग्राफी चेंज किया, आपने जम्मू कश्मीर को अलग रख करके वहां के एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं देने दिया, इसका जो नुकसान भारत सरकार के माध्यम से अगर आप लोग जब रहे और वहां की आम जनता को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा, पहले ये तय करिए। जी भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेंगे, लेकिन प्रियंका जी अगर जाति जनगणना हो जाती है तो ठीक है, हो जाने दीजिए ना। 2026 में मोदी जी ने बोली इस बात को, आप याद करिए, जब महिलाओं के आरक्षण की बात आई थी 33% की, तब उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि जातिगत जनगणना के बाद में साथ ही साथ महिलाओं का परिसीमन होने के बाद में जातिगत जनगणना करी जाएगी, परिसीमन होना भी बाकी है, उसके बाद जनगणना की जाएगी। तो इसमें इतना हावड़ा तबड़ क्यों मचा रहे हैं? जब परिसीमन के बाद, रिलेटाइजेशन के बाद में, लिमिटेशन के बाद में कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना की जाएगी, जिससे वास्तविक तौर पे सीमाओं के अनुसार लोगों की जनगणना की जा सके, किस किस जाति के से लोग कहाँ निवास कर रहे हैं। तो इतनी बेचैनी विपक्ष को क्यों है? चलिए विपक्ष शहरयार से बात कर लेते हैं, लेकिन अजय त्रिपाठी जी आपके इसमें पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए। आखिर ये जाति जनगणना कितना महत्वपूर्ण हो गया है राजनीति के क्षेत्र में? असल में देखिए मुद्दा वही है जो प्रियंका जी कह रही थी, बात मुद्दा वहाँ अटक जाता है कि कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस चाह रही है कि डीलिमिटेशन के पहले सेंसस इस तरह का हो जाए और बीजेपी पूरी प्लान के साथ है कि डीलिमिटेशन के बाद हो जाए। जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, जनसंख्या सेंसस कई जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब नया डेमोग्राफी को जो सीटें जो हैं लोकसभा की, वो उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत में सीटें कम हो जाएंगी। ये बीजेपी का जो एक प्लान है, बहुत लंबा लॉन्ग टर्म का प्लान है, और बीजेपी बीजेपी कराएगी जनगणना, मोदी जी खुद कह रहे हैं, लेकिन वो सेंसस जो है उस सेंसस तब होगा जब डीलिमिटेशन हो जाएगा। डीलिमिटेशन बहुत बड़ा टारगेट है बीजेपी का, और उसके बहुत सारे माने पॉलिटिकल माने हो जाते हैं, और इसीलिए शायद ये पूरा का पूरी कहानी उलझती जा रही है। मतलब ये 29 के आसपास जाके कराएंगे, स्वाभाविक महिला बिल भी तभी लागू होगा। जी शहरयार जी, अब आप बोलिए अपनी बात, और कह दिया 29 तक इंतजार कर लीजिए ना। देखिए मेरी बहन ने जो बोला, और भाजपा की जो नियत में खोट है, हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया, दूध की तरह साफ हो गया कि भाजपा राजनीतिक चश्मे से एक चीज को, जाति जनगणना को रोकने की काम कर रहे हैं। 29 और 25 में अभी 4 साल का वक्त है। अभी मध्य प्रदेश में भी 4 साल में ऐसा जो 60 साल में नहीं हुआ, 4 साल में क्या कहर टूट जाएगा? 60 साल नहीं हुआ सर, 21 से होना था प्रस्तावित, कोरोना की वजह से जो वैसे ही वो ऑलरेडी डिले है,
4 साल और भाजपा अपनी जनगणना राजनीति 21 में होनी थी, जनगणना 21 में होनी थी, जातीय जनगणना नहीं होनी थी। हाँ, तो जाति जनगणना अब चूंकि वो डिले हो गई है कोरोना की वजह से, तो जो विपक्ष की 22 पार्टियों की मांग है उसको क्यों नहीं आप मान लेते? आप राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए जाति जनगणना को 4 साल और डिले क्यों करना चाह रहे हैं? समाज के उन दबे कुचले और शोषित वर्गों का हक मारने के लिए आप 4 साल और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। कौन दबे कुचले? किसको आप दबे कुचले बोल रहे हैं भाई? अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना हो रही है, पिछड़े वर्ग को दबे कुचले बोल रहे हैं आप? अति पिछड़े में जो जातियां हैं छोटी छोटी, त्रिपाठी जी, वो जातियों को आज आप बताइए समाज में किस जगह पे देखा जा रहा है विकास के? उनका मेन स्ट्रीम में कोई धारा में नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से हैं, वो दबे कुचले हैं क्या? कौन सर? आपके प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से है ना? मैं अपने इंडिविजुअल प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के मुख्यमंत्री, इनको एलिट क्लास में नहीं मान रहा। जो हमारे समाज के पूरे देश में जो जातियां हैं, अगर उनकी सही गणना हो जाती है, जो अभी मोटा मोटी तौर पे 6743 है, अब वो जाति जनगणना के बाद कितना होती हैं और उनकी स्थिति क्या है, जो मांग है देश की आज। देखिए 1931 में जब जाति जनगणना हुई थी तो 4700 कुछ थे, जो अभी कहीं कहीं पढ़ने को मिल रहा है वो 46 लाख हो गई है। 4147 थी जो 1931 में हुई थी जी, जब देश आजाद नहीं हुआ था जी। और अब जो आप बोल रहे हैं वो लाखों में है, तो वही पार्टी जो बोल रही है कांग्रेस पार्टी, वो लड़ाई तो वही है कि अगर इतना बड़ा विस्तारित हो चुका है जातियों का, तो आप जनगणना कराने से, जाति जनगणना करा से क्यों भाग रहे हैं? ऐसा उसमें क्या है भाजपा की नियत? आप किसी का दबे कुचले का हक मार रहे हैं? अजय जी, आप उनको क्यों नहीं विकास की मुख्य धारा में ला रहे हैं? उनको क्यों नहीं विकसित भारत की दिशा में एक पिलर के तौर पे खड़ा करना? ये एक राजनीतिक मुद्दा आप बता रहे हैं, योगदान देना चाह रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब ठीक है पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, जो अति पिछड़े वर्ग की बात आप कर रहे हैं भाई, जिनको दलित शोषित समाज जिनके लिए माना जाता था कि ये वाकई में दलित शोषित है, वो एससी और एसटी को लेकर के जनगणना हुई है। पिछड़े वर्ग में हो सकता है कुछ प्रतिशत हो, लेकिन ज्यादातर दलित वो पिछड़े वर्ग के लोग शोषित नहीं हैं, ये आप भी जानते हैं। आपकी पार्टी लाइन की बात है, आप बात करेंगे। एक बार अजय जी, क्या ऐसा है क्या? एक मिनट में आ रहा हूं प्रियंका जी को। वो मुद्दा नहीं है अति पिछड़ा वर्ग। देखिए, इसलिए तमाम सरकारों ने, जो मध्य सरकार सहित तमाम सरकारों ने विमुक्ति जाति जो है, विमुक्त जातियां जो हैं, उनके लिए भी अलग प्लान कर दिया, अलग विभाग बन गए हैं, अलग डायरेक्टरेट बन गए हैं, उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है। चाहे वो बंजारा समाज हो, चाहे पारसी समाज हो, चाहे कंजर समाज हो, ऐसी जातियां जो घुमक्कड़ जाती है, जो बहुत ही पिछड़ा, बहुत ही ज्यादा पिछड़े में आती हैं। पर मुद्दा वही, देखिए मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं, शहरयार जी भी उस मुद्दे को बार बार आगे खींच रहे हैं कि बीजेपी चाह रही कि डीलिमिटेशन पहले हो जाए। डीलिमिटेशन पहले हो जाएगा तो सीटों का बंटवारा हो सकता है, बाद में जाति जनगणना के आधार पर अगर सीटों का बंटवारा होता है तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल नुकसान हो। बीजेपी के प्लान में है सब कुछ, बीजेपी बड़े ढंग से प्लान कर रही है। वो डीलिमिटेशन पहले कराना चाहती है और जाति की जनगणना बाद में कराना चाहती है। कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। बस चलिए प्रियंका जी, ऐसा है क्या जैसा अजय त्रिपाठी जी कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है पूरी पारदर्शिता के साथ करती है। मेरी बात से अगर हम बात करें तो हमारे बड़े भाई दोनों जो बैठे हुए हैं, चाहे शहरयार सर भाई साहब हो, चाहे अजय त्रिपाठी जी हो, दोनों ये बात बताइए, क्षेत्रगत आज आपने किसी की जनगणना करी एक शहर के अनुसार, जैसे मैं तो हरदा की चली चर्चा कर लेती हूँ, जिले की छोटा तौर पे, तो डीलिमिटेशन वहां पर भी आने वाला है। और उसके बाद में यह सुनने में आ रहा है कि भौगोलिक स्थिति विधानसभा अनुसार परिवर्तित होगी जी। उसके बाद और एक आपके लिए अच्छी बात एक ये होगी कि आप महिला बिल पास हो जाएगा तो आप लोगों को आरक्षित हो जाएंगी सीटें, आरक्षित भी हो जाएंगी। मैं आपको वही कह रही हूँ, प्रैक्टिकली बात करते हैं हम, लेकिन कांग्रेस को तो खैर हर जगह पर के रूढ़ी रुदन करने की आदत, कोई विषय तो बचे नहीं है क्योंकि इनके पास में। तो अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे जो निवास करने वाला व्यक्ति है उसकी जातिगत जनगणना अनुसार उसकी संख्या काउंट हो जाती है किसी दूसरी विधानसभा में, और डिलिमिटेशन के बाद में वो क्षेत्र दूसरी जगह काउंट हो जाता है, क्या उसके अधिकारों का नुकसान नहीं होगा? प्रैक्टिकल बात करते हैं हम, राजनीतिक से हट के बात करिए। इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे वास्तविक तौर पर तो इन्हें किस चीज का डर है मुझे समझ में नहीं आता। अब जब बात करते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं कि राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस नहीं देखती,
चलिए मान लीजिए मैं शहरयार भाई साहब का ही समर्थन कर देती हूँ कि आप लोग हर चीज में राजनीति नहीं करते, तो क्या नेहरू जी राजनीति कर रहे थे उस समय? क्या इंदिरा गांधी राजनीति कर रही थी? क्या राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे? क्या वो राजनीति कर रहे थे? और आज आप लोग सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता बन गए हैं। तो पहले तय करिए कि आपके नेता कब राजनीति कर रहे थे और कब नहीं कर रहे हैं जी। तो पहले आपको आपकी पार्टी की लाइन तो तय करनी ही पड़ेगी ना। हम तो एक समय अनुसार परिवर्तन चलिए मानते हैं, क्योंकि आज तो आप लोग क्षेत्रीय दल के अलावा या परजीवी के अलावा आप कुछ बचे नहीं है, तो ये हम समझ सकते हैं कि आप लोग की बौखलाहट किस प्रकार की है। परंतु जिस चीज का व्यवहार कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अभी प्रियंका जी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको क्षेत्रीय पार्टी मत कहिए। परजीवी पार्टी तो मानना पड़ेगा ना त्रिपाठी भैया, परजीवी पार्टी तो आपको मानना ही पड़ेगा। अरे अभी आपको दिल्ली कांग्रेस ने जिता के दिया आपसे, अगर वो नहीं लड़ाए होते तो 16 सीटों में आप नहीं जीतते, तो आपकी बी टीम के रूप में जिता के दिया आपसे, अभी भी आप उनको परजीवी कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, गलत मैं आपको यहाँ दुरुस्त कर दूं भैया। इन्हें आर्यभट्ट जी से इतना प्रेम है कि उनकी उत्पत्ति की हुई शून्य को ये लोग अंगीकार कर चुके हैं और हैट्रिक बना रहे हैं बार बार। चलिए प्रेम है, लेकिन आपको तो 29 साल बाद सत्ता दे दी ना, 12-15 सीटें ऐसी आप भी जानते हैं, आपको सत्ता दे दी ना, तो आप तो उनको धन्यवाद कहिए। जिनसे खुद के लिए सत्ता नहीं जुटाई जा रही वो हमें देंगे। अरे भाई बी पार्टी पेज अपना करके सत्ता के भूख में बार बार चयनित सरकारों को जो लोग गिराते रहे वो हमें सत्ता देंगे। अरे भाई असुद्दीन जी आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कई जगह खंडवा में महापौर अगर असुद्दीन अपना प्रत्याशी न लाते तो खंडवा में आप हार जाती, कांग्रेस का महापौर हो जाता। हम क्या कह रहे हैं, ये सारे साम दाम दंड भेद सारे छल बल प्रयोग करने वाले लोग, आपातकाल लगा करके चयनित सरकार को गिराने वाले लोग, बार बार चयनित सरकारों को गिराने वाले लोग आज जब बातें कर रहे हैं कि ये हमें सत्ता देंगे, बड़ा हास्यास्पद लगता है। चले सारे जी संक्षेप में अपनी बात संक्षेप में। देखिए त्रिपाठी जी, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में आदमी को जीत का वर्ण बड़े गंभीरता के साथ और झुक के करना चाहिए, और मेरी बहन को नहीं भूलना चाहिए कि 1984 में इसी भाजपा के पूरे देश में 2 सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी लाखों वोट से ग्वालियर में हारे थे। अरे तो गठन कब हुआ था भाजपा का? सहरयार जी गठन ही हुआ था उसका 80 में, तो 4 साल बाद वो तो जी, तो फिर आप उस समय का उदाहरण मत दीजिए, शहादत की लहर थी। तो मैं अपनी बहन को, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उस समय का उदाहरण नहीं थे, क्योंकि देश में काल भौगोलिक वस्तु स्थिति से 75 साल बाद आज बहुत सारी चीजें बदली हैं, इसलिए जाति जनगणना इसलिए जरूरी है। मेरी बहन, अगर आपको इतना दर्द है कि ओबीसी को नहीं मिले उसका हक और उन जातियों को नहीं मिले उसका हक, तो आप लोग खुल के बोलिए। आप तो हर चीज के लिए अध्यादेश लाते हैं, लोकसभा को आधी रात को खोलते हैं और उसको लागू कर देते हैं। आप बोल दीजिए कि हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, हम महिलाओं का बिल नहीं लाना चाहते हैं, महिलाओं को हम 50% आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। आपका ये चरित्र सामने आ गया। आपके बीच नहीं बोला था, सुनने का मादा रखिए। अब आप डिबेट को डिबेट की तरह करके मुद्दों पे बोलिए। नहीं बोला था, सुनने का मादा रखिए मेरी, क्योंकि सच्चे मगर बड़ा कड़वा है, क्योंकि जो आपके ऊपर छींटे हैं ना लोकतंत्र में हॉर्स ट्रेडिंग करना, मोदी सरकार 2014 के बाद आपके पूरे देश में मंगन आज करा है, विपक्ष की सरकारों को खरीदने फरोखने का, विधायकों को तोड़ने का, वो भाजपा ने जितना करा है अब 76 साल में किसी ने नहीं करा है। आप अपने को दूध का धुला बता रही हैं, तो अपने गिरबान में चलिए हमारा समय भी समाप्त हो रहा है सहरयार जी, लेकिन जो आपने कहा 84 की बात, आप भी जानते होंगे शुरू में भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय कांग्रेस की स्थिति थी, उसके बाद 71 के बाद कोई न कोई नारे के आधार पे ही सरकार बनती रही है। 71 में गरीबी हटाओ का नारा रहा, 77 में बदलाव का नारा रहा, 80 में स्थायित्व का नारा रहा, 85 में शहादत का नारा रहा। उसके बाद से जब नारा नहीं रहा तो आप कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। बहुमत की सरकार जाके 2014 में ही बनी है, बहुमत की सरकार 2014 में ही बनी है, 2019 में बनी है, और इस बार फिर नहीं बनी है बहुमत की सरकार। तो इसलिए
नारे और उसके भाई 80 में सरकार बीजेपी का गठन हुआ, 84 में लड़ी, शहादत तो की। बोल रहा हूँ अपनी बहन को कि राजनीति में इतना घमंड करके अपनी जीत को मत वर्ण करिए। चलिए मेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, मैं घमंड जरूर करूंगी। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया है। ईवीएम ने मदद करी है। चलिए ईवीएम ने मदद करी है। चलिए, ईवीएम तो लाए भी तो आप ही थे सारेयार जी। हमारा समय भी समाप्त हो गया। आडवाणी जी उसकी जांच करा रहे थे जी, भाजपा के नेता आडवाणी जी ने उस पर बुक लिखी है। किरीट सोमैया जी ने भी उसकी भी जांच कराने की बात कही थी। चलिए, बहुत धन्यवाद सहारियार जी आपका, प्रियंका जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की बस इतनी। दरअसल बहस में कोई राजनीतिक दल किसी से कम नहीं है। कमजोर मुद्दों पर भी ऊंची आवाज में बयान देकर खुद को मजबूत साबित करने का मानो आजकल रिवाज सा हो गया है। लेकिन राजनीति से इतर जातिगत जनगणना दरअसल एक संवेदनशील मुद्दा है जिसे भारत जैसे विकासशील देश में चर्चा के जरिए हल किया जाना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। इस मुद्दे को राजनीति के पचड़े में डालकर अगर कोई राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहता है तो शायद वो देश के भविष्य के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं होगा। ये बात हालांकि सियासी दल भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सियासत है, यहाँ सत्ता की जंग लगातार जारी है और कहते हैं कि जंग में सब जायज है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।